नमस्कार। पिछले कई दिनों से रूसी आक्रमण झेल रहे यूक्रेन के लिए कुछ सकारात्मक बातें भी उभर कर सामने आने लगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यूक्रेन के पक्ष में एवं रूस के खिलाफ आदेश पारित किया है और इस आदेश के अनुसार रूस को तत्काल यूक्रेन पर हमला रोक देना चाहिए। इसके साथ ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में रूस के राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित करने की मांग की गई है। हम यहाँ बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बीच कोई संबंध नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है और यूक्रेन एवं रूस दोनों इसके सदस्य हैं। दोनों की राजधानी हेग में है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो फैसला आया है, इस फैसले का क्या महत्व है। इससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर हम विक्रांत मुनि के साथ चर्चा करेंगे। विक्रांत मुनि, देखिए, तो इस फैसले के आने के बाद यूक्रेन का पक्ष मजबूत हुआ है। यूक्रेन आरंभ से ही कहता रहा है कि रूस ने झूठे आरोप लगा करके उनके ऊपर हमला किया। इस संबंध में हम यदि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को देखें तो पाते हैं कि आने वाले समय में रूस के सामने कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आदेश यूक्रेन के पक्ष को मजबूत करता है। यूक्रेन आरंभ से ही कहता रहा है कि रूस के द्वारा उसके ऊपर हमला अवैध है। लेकिन सबसे पहले संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में कुछ बताइए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की एक न्यायिक संस्था है और इसकी स्थापना 1945 में हुई। 1946 से इन्हें काम करना आरंभ कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में संक्षेप में इतना समझिए कि इसके अंतर्गत वो तमाम देश आते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार की गई थी। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी मुख्यालय हेग में ही है। हम पहले ही कह चुके हैं कि दोनों के बीच में किसी तरह का रिश्ता नहीं। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्षों के लिए होता है। न्यायाधीशों का चयन सुरक्षा परिषद एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में बहुमत के आधार पर होता है। मूलतः इसका काम है देशों के बीच कानूनी विवाद को सुलझाना। और भारत का भी एक मुद्दा इस समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास है, कुलभूषण जाधव वाला, इसे पाकिस्तान में मृत्युदंड की सजा दी गई थी। अपने फैसले को लागू कराने के लिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है वो उससे आग्रह करता है कि उनके फैसले को लागू कीजिए। और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने में कई तरह की समस्याएं भी आती है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। न्यायालय के दोनों पक्ष रूस एवं यूक्रेन का तर्क क्या था। न्यायालय के पास दोनों देशों के यदि तर्कों को देखें तो हम आते हैं सबसे पहले यहाँ पर। यदि हम यूक्रेन के पक्ष को देखें तो यूक्रेन का पक्ष बहुत स्पष्ट है। उसने कहा कि रूस का यूक्रेन पर हमले का आरोप ही गलत है, आधार ही गलत है। इस तरह से रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया था कि यूक्रेन लुहांस एवं डोनेस्टक में जेनोसाइड की घटनाएं कर रहा है और इस आधार पर उसने यूक्रेन पर हमला किया। अब यूक्रेन इसके साथ साथ ये भी कहता है कि यदि मान लीजिए कि हम अपने क्षेत्र में मेरे द्वारा जेनोसाइड हो रही है तो आप रूस कौन होता है यूक्रेन पर हमला करने वाला। क्योंकि दोनों देश जेनोसाइड कन्वेंशन के हस्ताक्षर वाले देश हैं और इस कन्वेंशन के अनुसार यदि कोई देश के द्वारा कहीं पर नरसंहार हो ही रही है तो उसे रोकने का अधिकार किसी दूसरे देश को नहीं है। और इस आधार पर यूक्रेन का पक्ष मुझे अधिक मजबूत लगता है। संक्षेप में जानिए, जेनोसाइड कन्वेंशन 9 दिसंबर 1948 को इसकी स्वीकृति हुई थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई एक पहली मानव अधिकार संधि थी। स्वाभाविक है कि यदि मानव अधिकार के आधार पर ही रूस ने अगर यूक्रेन पर हमला किया है तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जेनोसाइड कन्वेंशन के खिलाफ। आदेश के बाद इस बात की कितनी संभावना है कि रूस यूक्रेन पर हमला रोक देगा या फिर अपने सैनिकों की वापसी कर लेगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला एक इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जरूरी नहीं है कि रूस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को माने,
इसके पीछे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सुरक्षा परिषद से आग्रह करता है कि उनके फैसले को लागू किया जाए, और यहाँ सुरक्षा परिषद में रूस के पास खुद वीटो अधिकार। स्वाभाविक है, जब यहाँ पर रूस के खिलाफ किसी तरह की बात कही जाएगी तो रूस या प्रस्ताव लाया जाएगा तो रूस उसे वीटो कर देगा। लेकिन हम देखेंगे कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय फैसलों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लेकर के रूस की क्या प्रतिक्रिया होती है। और इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि इस फैसले से भले ही रूस का हमला न रुके, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर से एक दबाव दिखाई देगी रूस के ऊपर, क्योंकि इस फैसले के साथ एक नैतिक पहलू भी जुड़ा हुआ है। और नैतिकता के स्तर से मैं मानता हूं कि यहाँ पर रूस पर दबाव दिखाई देंगे। देखना होगा कि रूस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को पर अपनी किस तरह की प्रतिक्रिया देता है। इस फैसले के बाद यूक्रेन पर वो हमला रोकता है कि नहीं रोकता है। क्या इस बात की भी संभावना है कि अगर रूस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश को नहीं मानता है तो रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से या संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर किया जा सकता है? पहली तो इस बात की व्यापक संभावना है कि रूस इस फैसले को नहीं मानेगा, वो यूक्रेन पर हमला नहीं रोकेगा। अब देखना ये होगा कि क्या इस फैसले को नहीं मानने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों की क्या प्रतिक्रिया होगी। हमें लगता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस तरह का आग्रह पहले ही संयुक्त राष्ट्र संघ से किया था कि रूस को सुरक्षा परिषद और या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर किया जाए, लेकिन रूस को इतनी आसानी से सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि इससे पहले इस तरह की प्रक्रिया हो चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाहर करने की जो मांग की है उसका आधार कुछ और है। उसका आधार ये नहीं है कि उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया, इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि इस बात की मांग और बढ़ेगी। एक तरफ रूस अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यूक्रेन पर हमला जारी रखेगा और दूसरी तरफ इस बात की मांग भी तेज होगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद से रूस को बाहर किया जाए। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायाधीश दलबीर भंडारी ने रूस के खिलाफ यूक्रेन के पक्ष में अपना फैसला दिया है। क्या यह भारत के विचारों के खिलाफ है या भारत की नीतियों के खिलाफ है? यदि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इस फैसले को देखें तो हम पाते हैं कि इसमें 13-2 से यह फैसला सुनाया गया। इसमें से 2 जज जिनका संबंध रूस एवं चीन के साथ था, एक का संबंध रूस और एक का संबंध चीन के साथ था, उसने इस फैसले के खिलाफ वोट दिया। और माना जा रहा है कि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रूस के पक्ष का समर्थन किया। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि कोई भी जज अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हालांकि वो उस देश से संबंध रखता है। स्वाभाविक है कि कोई जज बनेगा तो किसी न किसी देश से उनका संबंध तो होगा ही। अगर भारतीय न्यायाधीश दलबीर भंडारी ने यूक्रेन के पक्ष में मत दिया है, इसका अर्थ यही होता है कि एक न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने यूक्रेन का पक्ष लिया। यहाँ इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि वो उसने भारत के पक्ष को ध्यान में रखकर मतदान किया। हालांकि इस बात की चर्चा हो रही है कि एक तरफ जब भारत शुरू से ही दोनों पक्षों से निष्पक्ष रह रहा है तो फिर यहाँ पर यूक्रेन के पक्ष में मतदान क्यों किया गया। लेकिन चूंकि ये न्यायिक व्यवस्था है और यहाँ न्याय जज अपने स्वाद अधिकार के साथ फैसला करते हैं। अब सवाल ये है कि न्यायालय का आदेश को यदि देखते हैं तो रूस द्वारा यूक्रेन के हमले को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है। स्वाभाविक है कि इसी तरह की चिंता भारत ने भी जाहिर की है। इसीलिए न्यायालय के आदेश और भारत के दृष्टिकोण में हम कोई अंतर नहीं पाते हैं। यदि यूक्रेन पर हमला रोकने की बात कही जा रही है तो ये बात भारत बहुत पहले से कहता आ रहा है। दूसरी बात कि भारत ने यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान होना चाहिए। जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस बात की चर्चा हो रही थी उस समय भारत ने कहा था कि यूक्रेन की स्वाधीनता, उसकी संप्रभुता की रक्षा होनी चाहिए। हालांकि यहाँ बहुत मजेदार बात है कि जिस आधार पर यूक्रेन रूस में के पास गया था उस आधार पर
यहाँ पर न्यायालय के फैसले नहीं आए हैं। न्यायालय ने इस बात को नहीं माना है कि रूस यूक्रेन में किसी तरह का नरसंहार में शामिल रहा है। तो ये थे विक्रांत सर, जिनके साथ हम लगातार विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं। आगे भी इसी तरह के मुद्दों पर चर्चा जारी रहेगी। धन्यवाद। हाँ, इसी तरह के टॉपिक पे भी चर्चा जारी रहेगी, तो बहुत सारे टॉपिक आते रहेंगे। अभी सबसे मीडिया में छाई हुई बात को देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध ही है, और इससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। हम विक्रांत सर के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं। आगे भी इसी तरह की चर्चा जारी रहेगी। चर्चा में शामिल होने के लिए विक्रांत सर को धन्यवाद।